Hello, good morning, all of you. So, yesterday we have discussed about the diarrhea. बेटा डायरिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हमने कल डिस्कशन किया था कि डायरिया क्या है। नॉर्मली 3 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यदि होती है तो उसको डायरिया बोलते हैं बेटा। डायरिया के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कॉजेज। अब बेटा जो इसके अंदर कॉजेज में जो बैक्टीरियल, वायरल और जो हमने कॉजेज पढ़े बेटा, इन कॉजेज से क्या होता है कि ये आपके फूड पॉइजनिंग में भी आते हैं, जैसे साइजेला और सैल्मोनेला। ये फूड पॉइजनिंग पैदा करती है। फूड पॉइजनिंग मींस इनको खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो कभी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, गैसियस डिस्टेंशन हो सकता है। ठीक है बेटा। और फूड पॉइजनिंग में सीवियर डायरिया भी हो सकता है, और लास्ट में ज्यादा कुछ करे तो अल्सरेशन हो सकता है। ये क्या होता है? फूड। जब भी तो फूड को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पकाया जाता है। अरे कच्चा क्यों नहीं खाते हम लोग फूड? उस कच्चे को पकाने के पीछे भी तो कोई लॉजिक रहा होगा। तो उसका जो लॉजिक है कच्चे को पकाने का, वो यही लॉजिक है बेटा कि उसके अंदर पकने से जो बैक्टीरिया और वायरसेस है वो किल हो जाते हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कुकिंग के, वो हम न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कशन करेंगे कि जैसे सिमरिंग, स्टूइंग, बर्निंग, है ना। ये सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है आप सबके लिए। मेथड्स ऑफ कुकिंग पढ़ लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेथड्स ऑफ कुकिंग, ठीक है बेटा। उन कुकिंग ऑफ मेथड्स के अंदर आपको सिर्फ नाम याद रखने, तो वो नाम याद रख लेना। तो डायरिया के अंदर हमने मैनेजमेंट पढ़ा था। मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ज्यादा लॉस होता है तो हम सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं बेटा? यदि पर्सन को कोई जरूरत नहीं है या फ्लूइड लॉस कम है तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी, नारियल पानी, जूस, फ्रूट्स ये पिए। थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया तो वो ओआरएस ले, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ओआरएस की जब बात आती है तो बेटा आजकल के नॉर्सेट और बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर ओआरएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो ओआरएस के अंदर क्वेश्चंस क्या आता है बेटा कि ओआरएस का फार्मूला क्या है, ओआरएस को यूज कैसे करते। तो आपको पता है कि बेटा ये ओआरएस के अंदर जो ओआरएस का जो पैकेट आता है उस पैकेट को 1 लीटर पानी के अंदर मिला लिया जाता है, मिला के उसको हिला लिया जाता है। हिलाने के बाद उसे हम पी सकते हैं। उसके पीने से क्या होगा बेटा? उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो NaCl 2.6 ग्राम, मीन सोडियम क्लोराइड जो है वो 2.6 ग्राम होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है, और ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है, और ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है, और वाटर मींस 1 लीटर। ये ओआरएस का सॉल्यूशन हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये क्या करते हैं बेटा? ये हमारे वाटर बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है उनके अंदर सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आता है, और ग्लूकोज के साथ ये एनर्जी देता है। तो बेटा हमें ये नाम याद रखने कि अकॉर्डिंग टू WHO जो ओआरएस का जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर ये कंटेंट होते हैं, और इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो सोडियम 75 mm में होता है, और पोटेशियम क्लोराइड सिट्रेट और ग्लूकोज ये इनका कंसंट्रेशन होता है बेटा। और टोटल ऑस्मोलरिटी जो होती है उसकी वो होती है 245 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। ये हमारा जो कॉमन एक कंटेंट ऑफ WHO ORS है, ये हमें याद रखना है। आपको याद रखना है WHO ORS के अंदर सबसे पहले सोडियम, WHO ORS के अंदर सबसे पहले सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है। उसके बाद ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है। उसके बाद ग्लूकोज 13.5 मींस 13.5 ग्राम ग्लूकोज होता है। ये सारे कंटेंट हमारे WHO के ORS के अंदर पाए जाते हैं। हम लोग इंडियंस, हमारे यहां पर जो नॉर्मली जो रूरल पॉपुलेशन है वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां हम ORS के पैकेट तक नहीं पहुंचा पा रहे। आजकल ORS के अलग अलग सैशे आ गए, अलग अलग फ्लेवर्स आ गए, फ्रूटी की तरह भी ORS आ गया है। जो लोग पैसे वाले हैं वो उस तरीके की फ्रूटी पीते हैं दिन में 3-4 बार, तो वो उनका मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस। लेकिन जो एक सरकारी अस्पताल में मिलने वाला जो ORS का पैकेट है जिसको वो पानी के अंदर मिला सकता है, वो हम घर घर तक पहुंचाते हैं। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए एज ए हेल्थ केयर वर्कर और हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे हम डायरिया को प्रिवेंशन कर सकते हैं। और एक जिंक सिरप, ठीक है बेटा, ये हमारे प्रिवेंशन ऑफ डायरिया के अंदर आती है। एडिक्वेट रेस्ट देना है पेशेंट को। उसके बाद मेडिकेशन देनी है, एंटी डायरेटिक्स मेडिकेशन, जैसे नॉर्मली नॉर्फ्लॉक्सटीजेड एंटीबायोटिक है जिसके अंदर नॉर्फ्लॉक्सिसिन और टिनिडाजोल का कंटेंट होता है। ये मेडिकेशंस
दी जाती है यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उसको डायरिया हो रहा हो तो, वरना डाइटरी मैनिपुलेशन के द्वारा, मींस डाइट चेंज के द्वारा ही हम उसके डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डायरिया को। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ फूड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फूड हाइजीन में साफ सुथरा खाना प्रोवाइड करना है और हेल्दी डाइट प्रोवाइड करनी है। हेल्दी डाइट मींस, अरे कल मैं जैसे एक वीडियो देख रहा था, एक पर्सन क्या करता है, सुबह उठता है, सुबह उठते ही क्या खाएगा, समोसे, उसके बाद खाना खाएगा आलू के पराठे, उसके बाद शाम को क्या लेगा स्नैक्स के अंदर, पूरी और आलू की सब्जी, उसके बाद शाम को क्या होगा, पकौड़े, उसके बाद रात को सोगा जब क्या खाएगा, ब्रेड पकौड़ा। इट्स नॉट ए हेल्दी डाइट। अब आप सोचते हो इस डाइट के साथ आपका एचबी लेवल बढ़ जाए, इस डाइट के साथ आपको ग्लूकोज मिल जाए, इस डाइट के साथ आपको एनर्जी मिल जाए, तो ये गलत है, ये फॉलो नहीं होना चाहिए। डाइटरी पैटर्न में आप स्प्राउट्स लो, ड्राई नट्स लो, जूस लो, फ्रूट्स लो, और यदि एफर्ट नहीं कर सकते तो यार कई सस्ती चीजें भी आती हैं। जैसे नॉर्मली कई बार मेरे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक रूरल पॉपुलेशन का एक आदमी जो 200-300 रुपए महीने कमाता है और वो आप उसको आयरन रिच डाइट में क्या बताएंगे? आप उसे अनार का जूस मत बताओ, आप उसे मुनक्के मत बताओ, कम से कम जैगरी गुड़ तो ला सकता है, वो 60-50 रुपए किलो का गुड़ ला सकता है, और गुड़ रिचेस्ट सोर्स होता है आयरन का। जैगरी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जैगरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्टेटस, अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्टेटस वो एक्सपेंडिचर कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बेस पे हमें उसे एडवाइस करना है कि वो क्या ट्रीटमेंट ले सकता है और क्या फूड हैबिट्स वो डेवलप कर सकता है। उसके अलावा सेफ वाटर, एडिक्वेट सीवेज डिस्पोजेबल, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस सिखाई हुई है, बताई हुई है, उन स्टेप्स को घर पर फॉलो करना स्टार्ट करो। जब आप इनको घर पर फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस क्या होती है और कैसे वॉश करते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि हैंड वॉश की प्रैक्टिस कैसे है। हमारी गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों रुपए तो इस पे खर्च हो रहा है, शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। हम लोगों को ये तक पता नहीं है शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, मींस इफ वी विल गो फॉर पासिंग द स्कूल उसके बाद हैंड वॉश करना चाहिए। गवर्नमेंट टीवी पे चला दी, अरे भाई हैंड वॉश करो, शौच के बाद हैंड वॉश करो। मींस हमारे यहां कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन की कमी है। वो हेल्थ एजुकेशन की कमी को एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए हेल्थ केयर वर्कर्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जिंक सप्लीमेंटेशन देना है। ये बेटा सारा हमारा डायरिया का मैनेजमेंट आता है, इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट होता है। बाकी की मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए आप डॉक्टर अखिलेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहे। थैंक यू सो मच।